हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्नो स्टडी हब में, जिसमें हम आपको घटना चक्र पर आधारित क्वेश्चन जितने भी उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है, साइंस पार्ट। तो साइंस में जो है हमारा आज का नया चैप्टर जो है वो है आनुवंशिकता। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकता का मतलब होता है सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। मतलब जो हमारे लक्षण जो हमारे पूर्वज में रहे होंगे वो धीरे धीरे फिर हमारे फादर में, फिर हम में, फिर हमारे बच्चों में, ऐसे ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रसारित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने या प्रसारित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता या हेरिडिटी बोलते हैं। तो आनुवंशिकता की जो खोज की थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी और ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, इन्होंने उद्यान मटर के पौधों में जो 7 लक्षणों की तुलनात्मक भिन्नताओं की वंशागत के लिए संकरण किया था और इनका कई नियम आया था। नियम पहला क्या था, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जीवों में जो आनुवंशिक लक्षण लाए जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो प्रसारित किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ये क्रोमोसोम के द्वारा किए जाते हैं। जो यही क्रोमोसोम पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतान से दूसरे संतान में प्रसारित होता रहता है, जो कि किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। और जो क्रोमोसोम है उसकी खोज जो है वाल्डेयर ने किया था। हमारे एक साइंटिस्ट थे वाल्डेयर, उन्होंने इसकी खोज की थी। और क्रोमोसोम पर जो स्थित डीएनए होता है, ऐसी एक सूक्ष्म संरचना उसमें पाई जाती है जो कि यही जो है आनुवंशिक लक्षणों को क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यही इसीलिए जीन को क्या बोलते हैं, जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई बोलते हैं। मतलब यही जो है मूल इकाई होती, क्या, जीन। और जीन जो होता है ये हमेशा स्थिर रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमारा जीन जो है चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा समान रहते हैं, चाहे वेट बढ़े, चाहे एज बढ़े, जो भी लंबाई बढ़े, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। वो हमेशा क्या होता है, सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसमें जो इसी पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। ऑप्शन है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन या थॉमस हंट मॉर्गन। तो हमने आपको एक फिगर भी दिखाया है, ये है क्यों, कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आधुनिक आनुवंशिकता का खोज किया था, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। देखिए क्वेश्चन खाली बदल दिया गया है, बाकी सेंस उसका वही है। मतलब आपने पीछे क्वेश्चन में भी देखा कि आनुवंशिकता के जनक या आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल या जी.जे. मेंडल। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था कौन सा। देखिए हमने आपको फिगर भी दिखाया है, फिगर में क्या है, मटर, गार्डन पी, उद्यान मटर। अभी हमने पीछे आपको डिस्कस भी करके बताया, उसके बारे में थोड़ा सा हमने समरी भी बताया आपको। तो उसमें कौन सा इन्होंने लिया था, गार्डन पी या मटर। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं हमने आपको एक व्याख्या के रूप में दिया है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित है। तो मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसको हमने अभी आपको क्या बताया था। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। जो हमारा जीनोम चित्रण है वो किस पर आधारित है, या जीनोम मैपिंग। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन देखिए, कह रहा रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण या मस्तिष्क का चित्रण। तो इसमें आप देख सकते हैं जीनोम क्या होते हैं। ये जीनोम इज द सम ऑफ द ऑल जेनेटिक मटेरियल इन एन इंडिविजुअल। मतलब ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है, जो कि क्या है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, जीन्स का चित्रण। जीनोम क्या है, जीन्स का चित्रण है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, राइबोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या लाइसोसोम के द्वारा। तो आप भी जानते हैं जो हमारा क्रोमोसोम होता है वही क्या करता है, जो कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, जिसमें क्या पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं। यही जीन्स क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, मेंडल ने, सूटर एवं बोवेरी ने, मुलर ने या वाल्डेयर ने। तो इसमें हमारा जो सूटर और बोवेरी जो हैं, इन्होंने क्या किया था, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि जीन है, जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या उपरोक्त सभी। तो आनुवंशिकता की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई क्या है, जीन है, और जीन ही क्या है, डीएनए का एक भाग है। डीएनए का क्या है, एक भाग है। जो एक जीन डीएनए का एक खंड है जो माता पिता से बच्चों तक जानकारी पहुंचाता है और संतान में आनुवंशिकता गुणों का निर्धारण करता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका स्थानांतरण करता रहता है। तो जीन्स क्या है, ये हमारे डीएनए का एक भाग है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम में परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। तो इसमें हमारा ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हमारा देख लिया आपने, तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन एक ही जीन के थोड़े भिन्न संस्करण बनाता है जिन्हें एलील कहते हैं, और यही जो है सबको अलग बनाता है, विशिष्ट बनाता है। मतलब बालों का रंग, त्वचा का रंग, ऊंचाई, आकार, व्यवहार, यही सब क्या है, इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जीन। अभी आपने देखा कि आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, जीन कहलाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या। तो अभी हमने आपको जब थोड़ा सा समरी बताया था तो उसमें हमने आपको बताया कि ये ना तो आयु के साथ बढ़ती है, ना आयु के साथ घटती है, हमेशा ना वजन के साथ बढ़ती है,
कुछ भी नहीं होता, मतलब ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। नहीं, देखिए ना तो एंजाइम हो सकता है, ना हार्मोन्स हो सकते हैं, ना आरएनए हो सकता है। डीएनए पे जो हमारा जीन्स पाया जाता है वही क्या होता है, यही जो है आनुवंशिक लक्षणों के वंशागत का नियम है। तो यही क्या करता है, सही सभी आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, डीएनए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शंस देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैक्लिंटॉक या वाटसन और क्रिक। इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोजॉन्स, यानी कि प्लवमान जीन या जंपिंग जीन, इनकी खोज किसने की थी, बारबरा मैक्लिंटॉक ने। किसमें, मेज, कॉर्न मतलब भुट्टे में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, बारबरा मैक्लिंटॉक। आगे देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से बेस पेयर हैं, एडेनिन है, थायमिन भी है, गुआनिन है, साइटोसिन है। जबकि कौन सा नहीं है इसमें, हमारा टायरोसिन नहीं पाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। मतलब इसमें हमें कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो एडेनिन भी बनाता है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी है, जबकि टायरोसिन नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हमारा कौन सा शर्करा मौजूद होती है, डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की। ऑप्शंस देखते हैं, जेम्स वाटसन एवं क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन या हरविंद खुराना। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए का जो विश्लेषण किया था, इन्होंने एक्सरे विश्लेषण 1953 में कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। जबकि वास्तव में डीएनए की पहचान किसने की थी, स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन और होगा, इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। मतलब इनमें से कोई, किसी ने नहीं खोजा था। वास्तव में किसने खोजा था, फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई, मतलब किसी ने नहीं। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एच.जी. खुराना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी। मतलब इसका जो द्विकुंडलिनी संरचना थी वो हमारा किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा राइबोसोम होता है, ये क्या होता है, एक टाइप का कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइबोसोम्स क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए इस पे आधारित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो कि घटना चक्र पे ही आधारित क्वेश्चंस हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमेशा जो है ये बड़े एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम, इन सभी में
पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।